हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 15 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट आरओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, झारखंड पीसीएस की परीक्षा हो, मध्य प्रदेश पीसीएस, सीजीपीएससी या जेपीएससी, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ये वीडियो समान रूप से सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहां पर देखा जाए तो फोकस किया जाता है डेली न्यूज़पेपर पर। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उन खबरों पे यहाँ पे चर्चा की जाती है। ठीक है, यहाँ दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के साथ साथ आकाशवाणी और दैनिक भास्कर के महत्वपूर्ण जो इनपुट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हमारी जो क्लास होती है, इसको एज अ पैकेज हम लोगों ने डिजाइन कर रखा है, जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या चीजें मिलती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेली आपको वीडियो क्लास तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर डेली क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रतिदिन जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है ऑनलाइन। महीने के एंड में पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये पीडीएफ जो दिया जाता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है, तो इस वजह से लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। साथ ही साथ एक करंट अफेयर का फुल टेस्ट भी होता है, और यूपी बिहार का जो करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल, बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर है उनको भी कवर किया जाता है। वो सारी पीडीएफ भी आपको यहीं इसी पैकेज में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, और इसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ मात्र 25 रुपए में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, SSGCP सर्च करेंगे, SSGCP सर्च करिए, होम पेज ओपन करिए। होम पेज ओपन करने के बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में, और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाएंगे, वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाने के बाद आपको मई महीने का पैकेज दिख जाएगा। इस मई महीने के पैकेज पे आप क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये 25 रुपये मूल्य दिखा रहा है। इस मूल्य को भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कॉइन आपके वॉलेट में है, कॉइन लगा दीजिएगा। ये मूल्य घटकर 18 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, और 18 रुपये 75 पैसे में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और टेस्ट प्रतिदिन आपको इसी सीक्वेंस में मिल जाता है। ठीक है, चाहिए लोगों के रिव्यू पढ़िए, देखिए कैसा क्या लोगों ने रिव्यू दे रखा है, कैसा क्या है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। और खास बात यह है कि जो 1 तारीख का है, अगर जो आप स्वयं से देखना चाहते हैं कि पैकेज में क्या दिया जा रहा है, तो 1 तारीख का एज अ डेमो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेमो आप क्रोम पे सर्च करके SSGCP सर्च करिएगा, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, ये तीनों खुल जाएगा डेमो। आप इसको देख सकते हैं, अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस से सबसे पहले चर्चा करते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है 15 तारीख को? जो 15 मई का दिन है, 15 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मनाया जाता है। चर्चा कर ले, हर साल 15 मई का दिन, 15 मई का दिन अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम जरूर याद रखिए। किसी भी दिवस को जब आप पढ़ें तो उसका थीम अवश्य याद रखा करिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसका थीम है। थोड़ा सा लंबा सा थीम है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम। अगर आप सिर्फ इतना भी याद रखते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन पूरा याद रखिए कि पूरा क्या है इसका थीम। इस बार का थीम याद रखिए, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टूवर्ड द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये इसका थीम है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का। आगे हम बात करें, भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट, चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। चर्चा करें, 14 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिसंबर 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब शुरू किया गया था? परीक्षा से पूछे, आप टिक कर देना, सन 2022 में। किस लिए स्टार्ट किया गया था? भारत को एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से ही भारत सरकार के द्वारा सन 2022 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया गया था। आगे चर्चा कर ले, जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन
और भारत की HCL के द्वारा संयुक्त उद्यम से स्थापित की जा रही है। जो जेवर में कंपनी स्थापित की जाएगी, छठवां सेमीकंडक्टर कंपनी प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? ताइवान की कंपनी है, क्या नाम है? फॉक्सकॉन, और भारत की कंपनी है HCL। ठीक है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर इस उद्यम को स्टार्ट किया जाएगा। नए प्लांट में देखा जाए तो 3,700 करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद है। इसमें हर महीने 36 मिलियन यूनिट का उत्पादन होगा। ठीक है, जो नया प्लांट बनेगा यहां से हर महीने 36 मिलियन यूनिट जो सेमीकंडक्टर है उसका निर्माण किया जाएगा और लगभग 3,700 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है यहां पर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कहां पर स्थापित किया जा रहा है। छठवां जो सेमीकंडक्टर प्लांट है ये जेवर में, जो जेवर एयरपोर्ट है उसी के पास में स्थापित किया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो HCL और फॉक्सकॉन के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जा रहा है। और एक चीज ये भी जान रहिएगा, सेमीकंडक्टर मिशन कब आया था? 2022 में आया था। ठीक है, चलो अगली खबर है, एक किताब का नाम है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी मैंने आपको एक किताब बताई थी, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा। उसके पूर्व मैंने आपको मुझे चुनौतियां पसंद है किताब के बारे में बताया था, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा थी। आज यहाँ पर एक किताब है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ। यहाँ पर देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा, जो चेतेश्वर पुजारा है उनकी वाइफ है पूजा पुजारा। ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई किताब है। आपकी किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। परीक्षा में पूछ सकता है कि द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ किताब किसने लिखी है? 3-4 क्रिकेटर हैं, उनके वाइफ का नाम दे देगा, उसमें से आप टिक कर दीजिएगा पूजा पुजारा। यहां पर चर्चा कर ले, इंडियन क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखित पुस्तक द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ है। ठीक है, यहां पर देखा जाए द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ किताब किसने लिखी है? पूजा पुजारा ने लिखी है। चलो आगे देखें, भारतीय मूल की अनीता आनंद, अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त। यहां पर देखा जाए तो भारतीय मूल की पहली हिंदू महिला है जिन्हें कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की अनीता आनंद को नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए मार्क कार्नी वापस से प्रधानमंत्री बन गए कनाडा के। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो हटे थे तो उसके बाद मार्क कार्नी वहां पे उनको प्रधानमंत्री का पद संभाला था और वापस से जब चुनाव हुआ तो चुनाव में फिर से मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनकर आए सामने। और उसके बाद देखा जाए जो नया मंत्रिमंडल गठित किया गया तो नए मंत्रिमंडल के गठन में देखा जाए तो जो भारतीय मूल की अनीता आनंद है, ठीक है, इनको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखें, मार्क कार्नी ने मनिंदर सिद्धू को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री नियुक्त किया है। यहां पर देखा जाए मनिंदर सिद्धू, इनका नाम भी याद रखिएगा जब इंडियन डायस्पोरा के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएस जब मुख्य परीक्षा आप दे रहे हो तो जीएस पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा एक टॉपिक दे रखा है या क्वेश्चन भी आया हुआ था यूपीपीसीएस 2023 में। ठीक है, तो यूपीपीसीएस 2023 में जो इंडियन डायस्पोरा होते हैं उससे संबंधित सवाल भी आते हैं। तो वहां पर जब प्रश्न पूछे जाए तो उन प्रश्नों में जो विदेशों में जो भारतीय हैं उच्च पदों पर विराजमान है उनका नाम आप लिख सकते हैं, मेंशन करते हैं नाम। तो उसमें 2 नाम जरूर मेंशन करिएगा आप, अनीता आनंद का नाम मेंशन करिएगा। आप अमेरिका के संदर्भ में हर चीज लिखते हैं। ठीक है, सत्या नडेला है, फिर उसके बाद में जो अन्य भारतीय हैं जैसे तुलसी गैवार्ड हो गई, सत्या नडेला हो गए। ठीक, तो इन सब का नाम आप मेंशन करते हैं। वैसे ही अब आपको मनिंदर सिद्धू का नाम याद रखना होगा और साथ ही साथ अनीता आनंद का नाम याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनिंदर सिद्धू है, इनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री नामित किया गया है मार्क कार्नी के द्वारा, और जो अनीता आनंद है इनको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहीं पर देखा जाए भारतीय मूल के 2 अन्य व्यक्तियों को राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, मार्क कार्नी है, मार्क कार्नी का जो मंत्रिमंडल है उसमें टोटल 4 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें 2 लोग तो राज्य मंत्री पद का दर्जा उनको दिया गया है और साथ ही साथ जो मनिंदर सिद्धू हैं इनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री नामित किया गया है और जो अनीता आनंद है इनको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है और कनाडा की विदेश मंत्री बनने वाली पहली हिंदू महिला है। ठीक है, चलिए आगे देखें, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल के दौरान देखा जाए तो पहली बार ये खाड़ी देशों की यात्रा पर 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं और खाड़ी देशों की यात्रा पर जब ये सऊदी अरब पहुंचे तो वहीं पर 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक,
डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 13 मई को जेद्दा में रणनीतिक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्र और लगभग 142 अरब अमेरिकी डॉलर लागत से बड़े पैमाने पर रक्षा हथियारों की खरीद भी शामिल है। यहां पर बात करें, दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली मध्य पूर्व के देशों की 4 दिन की यात्रा की शुरुआत 13 मई को सऊदी अरब से हुई है। यहां पर देखा जाए 13 मई को स्टार्ट हुआ इनकी यात्रा, 4 दिवसीय यात्रा है डोनाल्ड ट्रंप की, और पहली बार है जो मध्य पूर्व की यात्रा कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 142 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा समझौता हुआ है, यानी कि जो सऊदी अरब है वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा 142 अरब अमेरिकी डॉलर का, और अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है ये सऊदी अरब का अमेरिका के साथ। चलिए आगे बात कर लें। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त हुई है। यहां पर देखा जाए असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुई है, पहली हिंदू महिला। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। जैसे जो सवेरा प्रकाश का नाम आपने सुना होगा, जब चुनाव होने वाला था लोकसभा, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, सेम वैसे ही जब पाकिस्तान में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो वहां पर सवेरा प्रकाश का नाम इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर सवेरा प्रकाश जो थी वो इमरान खान की जो पार्टी थी, ठीक है, उस पार्टी से सांसद पद का चुनाव लड़ने वाली, जो सांसद चुनाव था, संसद का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला थी। सेम वैसे ही देखा जाए तो बलूचिस्तान से असिस्टेंट कमिश्नर बनने वाली ये पहली महिला के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान ने 13 मई को ही अपनी आज़ादी की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, और भारत से कह रहा है कि आप हमको मान्यता दीजिए और अपना जो एम्बेसी है दिल्ली में, हमको एम्बेसी स्थापित करने की मोहलत दीजिए, और साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी आप एम्बेसी स्थापित करिए। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त हुई है, चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 25 वर्षीय कशिश चौधरी, नाम क्या है? कशिश चौधरी इनका नाम है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। वह अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला बन गई है जिन्हें इस अशांत प्रांत में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये बलूचिस्तान है, ईरान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान को कट के कह रहा है कि इतने में एरिया में हमको बलूचिस्तान चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ के बलूचिस्तान का निर्माण करने की बात करता है बलूचिस्तान। और वहीं पर देखा जाए ये अशांत क्षेत्र है। आपने बीते दिनों खबरों में सुना ही होगा कि अमेरिका की जो सेना थी, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट से जो पाकिस्तान है वो अपनी सेना को जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा पर ला रहा था, उसी बीच में 14 जो आर्मी के जवान थे उनको एक रोड विस्फोट में बलूचिस्तान वालों ने उड़ा दिया था, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। साथ ही साथ ट्रेन हाईजैक के बारे में आपने सुना ही होगा, पूरा पूरा ट्रेन हाईजैक कर लिया था। तो ऐसे ही वहां पर आज़ादी की मांग चल रही है कि हमको आज़ाद कर दिया जाए। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के बेसिकली जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वहाँ के, वो पंजाब प्रांत से आते हैं। बलूचिस्तान वालों को देखा जाए तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% एरिया कवर करता है। उसके बाद भी इसको कोई भी जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए बलूचिस्तान को, वैसा सम्मान मिला नहीं। हमेशा पंजाब पर विकास का मुख्य फोकस रखा गया। बलूचिस्तान से भले ही मिनरल रिच है बलूचिस्तान, लेकिन उसको हमेशा ही अनदेखा किया गया है। और इसी अनदेखे के चलते बलूचिस्तान हमेशा से ही डिमांड करता रहा है कि वह पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है। ठीक है, तो वहीं पर देखा जाए अब अशांत क्षेत्र है, उसी अशांत क्षेत्र में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त हुई है। नाम क्या है? कशिश चौधरी। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। चलिए आगे खबर पर बात करें। अगली खबर क्या है? केरल का जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है। जो केरल का जल विरासत संग्रहालय है, ये देखा जाए तो वैश्विक जो जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क है उसमें शामिल किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। कोझिकोड में जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित जल विरासत संग्रहालय को जल संग्रहालयों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो यूनेस्को के अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि यूनेस्को का कोई जल विज्ञान कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो कोझिकोड का जो जल संग्रहालय, जल विरासत संग्रहालय है, इसको जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, और यहां पर बात कर ले, यह संग्रहालय भारत का तीसरा ऐसा संस्थान है जिसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल किया गया है, जो वैश्विक मंच पर केरल के समृद्ध जल विरासत को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है।
वैश्विक नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? जो ये वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जल के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और स्थायी जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। यानी कि स्थायी जल प्रबंधन जो है उसमें जो सामुदायिक भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ जो जल का महत्व है, जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, इस जो वैश्विक संग्रह जो जल संग्रहालयों का वैश्विक नेटवर्क है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली खबर क्या है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारत बन गया है। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़ पवन और सौर ऊर्जा का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देश की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता इस साल अप्रैल में 107.95 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले साल इसी महीने में देखा जाए अप्रैल 2024 में 82.64 गीगावाट थी। स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी में भारत की हिस्सेदारी कितना है? तो भारत की हिस्सेदारी 10% है। कितना है? 10% हिस्सेदारी है भारत की। जो स्वच्छ ऊर्जा है पूरे वैश्विक देखा जाए वैश्विक हिस्सेदारी में भारत की हिस्सेदारी टोटल 10% की है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता पिछले महीने देखा जाए अप्रैल 2025 में कितनी रही? 51.06 गीगावाट रही, जो 2024 में कितना था? 46.16 गीगावाट थी। वहीं पर अप्रैल 2025 में कुल अक्षय ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता जो है वो कितना रहा? तो यहां पर देखा जाए 231.81 गीगावाट तक पहुंच गया है। अप्रैल 2024 में यह 199.86 गीगावाट था। यानी कि अप्रैल 2024 में जो कुल अक्षय ऊर्जा है इसकी स्थापित क्षमता कितनी थी? 199.86 गीगावाट थी, जो देखा जाए 2025 अप्रैल में कितना पहुंच गया बढ़ के? तो ये 231.81 गीगावाट तक पहुंच गया है कुल स्थापित क्षमता अक्षय ऊर्जा की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में यूपी पीसीएस में खासकर पूछे भी जा चुके हैं। आपने देखा होगा यूपी पीसीएस 2022 का पेपर, यूपी पीसीएस 2022 के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है आपसे परीक्षा में। ठीक है, चलो अगली खबर पे बात करें, महत्वपूर्ण है याला ग्लेशियर। मैंने आपको अप्रैल महीने में ही बताया था कि याला ग्लेशियर जो है ये 2040 तक, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2040 तक ये पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा, पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा याला ग्लेशियर। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है, डेड डिक्लेयर कर दिया गया। डेड डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि अब यहां पर जो ग्लेशियर है वापस से बर्फ उस तरीके से नहीं यहां पर जमा करेंगी जैसे पहले जमती थी। पूरी तरीके से विलुप्त तो ये 2040 में ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से ग्लेशियर पे बर्फ जमती है उस प्रकार से अब यहां बर्फ नहीं जमेगी याला ग्लेशियर पे, तो इसी वजह से इसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो याला ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में मौजूद है। समुद्र तल से करीब 5000 मतलब 5100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस हिमनद बर्फ की नदी ग्लेशियर पर लगातार बर्फ पिघल रही है। यहां पर देखा जाए इसके चलते 1970 से अब तक यह ग्लेशियर का लगभग 66% हिस्सा जो था वो सिकुड़ चुका है और अपनी मूल स्थिति से करीब 784 मीटर पीछे हट चुका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए लगभग 66% हिस्सा खो चुका है ये ग्लेशियर अपनी मूल स्थिति का 1970 से लेकर अब तक 2025 तक, और लगभग 784 मीटर तक ये पीछे चला जा चुका है, मतलब पीछे खिसक गया है, अपनी यथास्थिति को छोड़ चुका है। याला ग्लेशियर पर लगातार पिघल रही बर्फ के बीच अब इसे डेड ग्लेशियर घोषित कर दिया गया है। याला ग्लेशियर दुनिया का तीसरा ऐसा ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि याला ग्लेशियर पहला ग्लेशियर नहीं है जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। याला ग्लेशियर दुनिया का तीसरा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए हालांकि एशिया का जो मृत घोषित का दर्जा पाने वाला ये पहला ग्लेशियर होगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है याला ग्लेशियर। ठीक है, दुनिया का तीसरा और एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। इससे पहले आइसलैंड का ओक ग्लेशियर, कौन सा? आइसलैंड का ओक ग्लेशियर। परीक्षा में उसे पूछ सकता है कि ओक ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? आइसलैंड में अवस्थित है। इसको साल 2019 में मृत घोषित किया गया था
और उसके बाद हम बात कर ले मैक्सिको का याओ लोको ग्लेशियर, इसको 2021 में डेड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ग्लेशियर का नाम याद रखना। याला ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? याला ग्लेशियर नेपाल में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करें जो ओक ग्लेशियर है आइसलैंड में अवस्थित है, और याओ लोको ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? मैक्सिको में अवस्थित है। ठीक है, तो 2019 में जो ओक ग्लेशियर है याओ लोको को 2021 में, और याला ग्लेशियर को 2025 में मृत घोषित कर दिया गया है। और याला ग्लेशियर 2040 तक पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा 2040 तक। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो ग्लेशियर से संबंधित निबंध यूपी पीसीएस 2023 में आया था। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जब आपसे निबंध पूछा जाए, वहां पर ग्लेशियर का पिघलना जब आप लिख रहे हैं, तो उन ग्लेशियर के पिघलने में, आप जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जिक्र करते हैं, वहां पर आप इस चीज को जरूर से लिख सकते हैं कि याला ग्लेशियर के बारे में आप लिख सकते हैं कि विलुप्त के कगार पर था, इस वजह से इसको मृत घोषित कर दिया गया। 2040 तक ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद में ओक ग्लेशियर के बारे में लिख सकते हैं और याओ लोको ग्लेशियर के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक, बी आर गवई जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि ये दूसरे दलित राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश हैं, दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस वी आर गवई। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना जो थे, इनका कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहां जस्टिस गवई के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जस्टिस गवई एससी समुदाय के दूसरे चीफ जस्टिस। नाम क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई। जन्म कब हुआ था? 1960 में 24 नवंबर को। कहां पर हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की थी। सन 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे, और 2019 में 24 मई को, देखा जाए 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे, और अब देखा जाए तो अब ये सीजेआई बन गए हैं। आगे हम बात कर ले। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। ठीक है, यहां पर जाने रहिए, सिर्फ इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। और सीजेआई गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। यहां पर दूसरे की बात आई है, अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे पूर्व मैं आपको एक बार इनके बारे में बता चुका हूं। पहले कौन है? पहले दलित सीजेआई कौन, ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में, तो आपको कमेंट में ये चीजें बतानी है आपको। चलिए आगे हम बात करें। रिन्यू पावर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित करेगी अक्षय ऊर्जा परिसर। यहां पर देखा जाए सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा परिसर जो है रिन्यू पावर कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थापित करेगा। चर्चा कर ले पॉइंट पर। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू पावर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेथापल्ले गांव में बनने वाले देश के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहां पर किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया जाएगा। बेसिकली गांव भी पूछ ले तो गांव भी आप टिक कर सकते हैं, बेथापल्ले गांव में। ठीक है, और इसके लिए देखा जाए तो 22,000 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रही है कौन सी कंपनी? रिन्यू पावर कंपनी। ठीक है, रिन्यू पावर के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। यहां पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा है। मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि जब भी देश का सबसे बड़ा, देश का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ऐसी चीजें आ जाती है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम बात कर ले। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना, ठीक है, यहां पर टेरिटोरियल आर्मी जो होती है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक प्रदान किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई है। इसके पूर्व देखा जाए तो सूबेदार के पोस्ट पर थे। ठीक, नीरज चोपड़ा जो थे वो सूबेदार के पोस्ट पर थे, अब इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान कर दी गई है।
टेरिटोरियल आर्मी में। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक दी गई है। हरियाणा के पानीपत के पास खंडारा गांव के रहने वाले इस 27 वर्षीय भाला फेंक खिलाड़ी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था यहां पर रजत पदक जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर थे नीरज चोपड़ा, और इसी साल देखा जाए वो रिटायर भी होने वाले थे सेना से, सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनको मानद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की जो मानद रैंक है वो प्रदान की गई है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद जो था वो दिया गया था। यानी कि जिस पद पर महेंद्र सिंह धोनी तैनात थे अब वही पद नीरज चोपड़ा को भी प्रदान किया गया है। ठीक, तो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। कुछ प्रश्न है आपके लिए, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा जेवर में स्थापित किए जाने वाले छठे सेमीकंडक्टर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला है, यह परियोजना पूरी तरीके से ताइवान सरकार द्वारा संचालित है। ठीक, दूसरा है, यह प्लांट बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तीसरा है, यह फॉक्सकॉन और HCL का संयुक्त उद्यम है। चौथा कह रहा है, या ऑप्शन डी कह रहा है, इसकी उत्पादन क्षमता केवल 1 मिलियन यूनिट प्रति माह होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पुस्तक द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? साक्षी धोनी, पूजा पुजारा, अनुष्का शर्मा या प्रियंका धोनी? कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में कनाडा के नए विदेश मंत्री के रूप में किस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त हुई है? कौन नियुक्त हुई है? हरजीत कौर, अनीता आनंद, कविता सिद्धू या प्रियंका चोपड़ा? क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मई 2025 में हुए रक्षा समझौते की अनुमानित लागत कितनी है? 100 अरब डॉलर, 142 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर या 75 अरब डॉलर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त बनी है कौन? नीना महाजन, कशिश चौधरी, सिम्मी पारिक या रोहिणी वर्मा? 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल के किस जल संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तिरुवनंतपुरम जल संग्रहालय, एर्नाकुलम जल संग्रहालय, कोझिकोड CWDRM जल संग्रहालय, अलापूझा जल संग्रहालय? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? भूटान, नेपाल, भारत या तिब्बत? और अंतिम प्रश्न है, रिन्यू पावर कंपनी किस राज्य में देश का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा परिषद स्थापित कर रही है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? इन 8 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा इसको आप बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो पसंद आया अगर तो साझा भी किया करिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।